दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए संप्रभुता के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और संप्रभुता ही वह आवश्यक तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। इसे राज्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के सावर्निटी शब्द का हिंदी रूपांतर है और अंग्रेजी भाषा का ये शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसमें सुपर का अर्थ सर्वोच्च और एनस का अर्थ शक्ति होता है। तो इन दोनों शब्दों के आधार पर संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति हो जाएगा। दोस्तों संप्रभुता को हम जिस रूप में प्रयोग करते हैं उसमें आंतरिक और बाह्य संप्रभुता दोनों शामिल होती है। आंतरिक संप्रभुता से अभिप्राय राज्य के उस असीमित शक्ति से है जिसके आज्ञा का पालन राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोगों को करना होता है। राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, उसके उल्लंघन करने वालों को दंड देने का अधिकार है। बाह्य संप्रभुता से अभिप्राय स्वतंत्रता से है और राज्य स्वयं किसी दूसरी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं होता है और राज्य स्वयं किसी दूसरी बाह्य शक्ति के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता है और ये संप्रभुता के अंतर्गत महत्वपूर्ण तत्व हैं। दोस्तों संप्रभुता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसमें ये है कि संप्रभुता सार्वभौमिक होती है, ये अस्थायी होती है, अपृथककरणीयता इसकी विशेषता है। इसके अलावा संप्रभुता अविभाज्य होती है और ये अदेय होती है। तो अब आइए संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वह विधि जो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वह विधि जो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है उसको संवैधानिक विधि यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं और संवैधानिक विधि राष्ट्र की मौलिक विधि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो ये है जनतंत्र। जनतंत्र में जो संप्रभुता होती है वास्तव में जनता में निहित होती है और जनतंत्र ही वह शासन है जिसमें संप्रभुता का वास्तविक स्रोत जनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। ये कथन किसने कहा था? तो ये रूसो का कथन है। रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में कहा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है और रूसो के विचार में सामान्य इच्छा ही संप्रभु होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है उसे किस प्रकार की संप्रभुता कहते हैं? तो दोस्तों राज्य की वह सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है उसे विधिक संप्रभुता कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय कानून जो है वो आंतरिक संप्रभुता से प्रेरित है और आप जान लीजिए कि ऐसा कानून जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है, सभी लोगों को इसका पालन करना होता है, उसे राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये कथन किसका है? तो ये जॉन लॉक का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? ये कथन किसका है? तो डॉक्टर पी एस मुहार। याद रखिएगा ये कथन डॉक्टर पी एस मुहार का है
जो कहते हैं कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो ये हालैंड का कथन है। दोस्तों, हालैंड बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। इन्होंने संप्रभुता के संबंध में कहा है कि कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के दो रूप कौन से हैं? तो देखिए, एक विधिक संप्रभुता जिसको डी ज्यूरे कहा जाता है और एक वास्तविक संप्रभुता होती है जिसे डी फैक्टो कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संप्रभुता के दो रूप हैं, विधिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधिक संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार विधिक संप्रभुता या विधिक सर्वसत्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी अधिसत्ता या कानूनी संप्रभुता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो थॉमस हॉब्स के द्वारा कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑस्टिन का है। जॉन ऑस्टिन का महत्वपूर्ण कथन है कि कानून संप्रभु का आदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो ये पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी न्याय शास्त्र पर व्याख्यान। इस पुस्तक में ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है और ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए दोस्तों, जॉन ऑस्टिन ने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता संबंधी अपना विचार व्यक्त किया है। उसका कहना है कि यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं किसी समान श्रेष्ठ के आदेश का पालन का अभ्यस्त न हो और समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप में अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो, तो वो निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है और वो समाज जिसमें वह संप्रभु व्यक्ति भी शामिल है एक राजनीतिक तथा स्वाधीन समाज अथवा राज्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हॉब्स का है, जो कहता है कि प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका ये मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं? तो ये है हॉब्स। दोस्तों, हॉब्स ने जीवन अथवा आत्मरक्षा के अधिकार को सभी अधिकारों में सर्वोच्च माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो ये है आदेशात्मक सिद्धांत। आदेशात्मक सिद्धांत ये कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून के आदेशात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो इसमें देखिए, बूंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन और डायसी, ये सभी कानून के आदेशात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं और आप जानते हैं कि कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत आदेशात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार होता है, ये कथन किसका है? तो ये हॉब्स का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता और जनसंख्या में कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? तो इस वीडियो के शुरुआत में ही हमने बताया कि संप्रभुता राज्य का वो आवश्यक तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। तो संप्रभुता, इसको प्रभुसत्ता भी कहा जाता है और यही वो महत्वपूर्ण तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है, क्योंकि संप्रभुता केवल राज्य में होती है, अन्य समुदायों में संप्रभुता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व कौन से हैं? तो आप जानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति या सुपर पावर के रूप में जाना जाता है? तो ये संप्रभुता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो ये संप्रभुता है। संप्रभुता के कारण ही राज्य जो है सभी संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो आप जानते हैं संप्रभुता राज्य का सर्वप्रमुख तत्व है और जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। अगला प्रश्न है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो ये संप्रभुता को दोस्तों राज्य का आत्म तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो आप जान लीजिए कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में शक्ति का वास्तविक स्रोत जनता है, तो भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया है? तो ये सबसे पहले जीन बोंदा ने किया है संप्रभुता की धारणा का निरूपण। और प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ज्या बोदा द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिका, जिसका अर्थ राज्य है, उसके अंतर्गत किया गया है। और आप जान लीजिए दोस्तों, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास निम्न क्रम में हुआ है। 16वीं शताब्दी में जीन बोदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोसियस और थॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में जे रूसो यानी जीन जैक्स रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी अपने विचार दिए हैं और संप्रभुता संबंधी जो विचार हैं इसी क्रम में विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परिभाषा है कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके। संप्रभुता की ये परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों, संप्रभुता की ये परिभाषा गार्नर ने दी है। वो कहते हैं कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके और वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों की तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। ये परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है। ओपेनहाइम द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र है या उसके ऊपर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कथन गिलक्राइस्ट का है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैधानिक संप्रभुता। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन गेटेल का है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक, दार्शनिक और वैधानिक में से मुख्यतः क्या है? तो आप जान लीजिए संप्रभुता की धारणा मुख्य रूप से वैधानिक अवधारणा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रसिद्ध व्यक्तिवादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जो कहते हैं स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है? ये कथन किसका है? तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है, जो कहते हैं कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है। और ऐसा मिल के बारे में इसलिए कहा गया है कि उसने केवल स्वतंत्रता की बात की है, अधिकारों के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, इसलिए उसे खोखली स्वतंत्रता का मसीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाह्य संप्रभुता।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही चर्चा की है आंतरिक और बाह्य संप्रभुता के बारे में, जिसको एक्सटर्नल सावर्निटी कहते हैं। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये हैं ह्यूगो ग्रोसियस। ग्रोसियस के द्वारा दोस्तों बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत का विकास या प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसकी रचना है? तो ये पुस्तक जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जानते भी होंगे कि संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो बोदा के द्वारा दोस्तों संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया है? तो बोदा ने संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1776 में बोदा ने अपनी किस कृति में संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो बोदा की पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, यानी द रिपब्लिक नाम से उसकी ये पुस्तक है। 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक ये बोदा की पुस्तक है, जिसमें उसने 1776 में संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है। और बोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से नियंत्रित नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो आप जान लीजिए बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन ये संप्रभुता के प्रमुख व्याख्याकार विचारक हैं। अगला प्रश्न है संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता अंग्रेजी के सावर्निटी का हिंदी रूपांतर है। और सावर्निटी शब्द आप जान लीजिए लैटिन भाषा के दो शब्दों सुपर और एनस से मिलकर बना है। सुपर का अर्थ सर्वोच्च होता है और एनस का अर्थ शक्ति या सत्ता होती है, तो दोनों को मिलाकर सर्वोच्च सत्ता हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य तथ्य के रूप में कि संप्रभुता अंग्रेजी के सावर्निटी शब्द का हिंदी रूपांतर है और सावर्निटी शब्द लैटिन भाषा सुपर और एनस से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है परम यानी सर्वोच्च सत्ता, यानी प्रत्येक राज्य अपने बाह्य और आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो तो इस स्थिति को संप्रभुता कहते हैं। अगला प्रश्न है निरंकुश संप्रभुता में लॉक, रूसो, हाब्स और प्लेटो में कौन विश्वास करता था? तो दोस्तों हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसका लेवायथन जो है वो निरंकुश शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों आप जान लीजिए कि निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता का समर्थन ज्यां बोदा, टॉमस हाब्स, जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और हीगल आदि ने किया है। इन विचारकों के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य और अमर्यादित शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता सिद्धांत के साथ जोड़ा है? तो थॉमस हाब्स ने। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक विचारक कौन है? तो दोस्तों थॉमस हाब्स निरंकुश संप्रभुता या निरपेक्ष संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था। अगला प्रश्न है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन है? तो ये है हाब्स। अगला प्रश्न है दोस्तों हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु कहाँ था? तो दोस्तों हाब्स के सामाजिक समझौता में संप्रभु जो है वो सभी समझौते से ऊपर है, क्योंकि वो समझौते का एक अंग नहीं है। व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक संप्रभुता किया है और उसे अपने सभी अधिकार और दायित्व सौंप दिए हैं। इसलिए हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते से ऊपर है, वो समझौते का भाग नहीं है, इसीलिए उसके पास केवल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है लॉक ने किसका समर्थन किया है? तो दोस्तों हाब्स के विपरीत लॉक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। हाब्स ने जहां पर निरंकुश या असीमित संप्रभुता का समर्थन किया है, वहीं पर लॉक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन था? तो जॉन लॉक सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक था। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? तो ये विचार रोमनों का है। रोमन विचारकों और शासकों का ये कथन है कि सर्वसत्ता जो है या संप्रभुता ये राज्य की पूर्णता है और वर्तमान में भी राज्य के
4 आवश्यक तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता को राज्य का आत्म तत्व कहा जाता है या फिर प्राण तत्व। बिना संप्रभुता के कोई राज्य नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप जान लीजिए, रूसो की सामान्य इच्छा राज्य में कानून की श्रेष्ठता है, बिल्कुल सही है। सामान्य इच्छा सदैव जनहित में होती है, बिल्कुल सही है और ये हमेशा सही होती है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि सामान्य इच्छा अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के जनरल विल या सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या हैं? तो आप जान लीजिए कि ये आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है और ये हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और ये अस्थायी होती है। तो जनरल विल या सामान्य इच्छा व्यक्ति के सबसे अच्छी इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य जनहित या लोक कल्याण है। इसीलिए रूसो को लोकतंत्र का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है प्रथम प्रबल समर्थक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्सिलियो ऑफ पडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो देखिए, मार्सिलियो ऑफ पडुआ और रूसो ने लोक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, संप्रभु के बारे में लाक का क्या विश्वास था? तो उत्तर है, लाक का मानना था कि जो संप्रभु है वो विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, वो कानूनों से ऊपर नहीं है और इसीलिए आप जानते हैं लाक के बारे में कहा जाता है कि उसने सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है कैसे? तो सर्वानुमत यानी सभी के अनुमति से संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये वाहन का कथन है जो कहता है कि रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक संप्रभुता के दर्शन को सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो रूसो ने सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता या लोक संप्रभुता के दर्शन को प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा क्या है? तो जब किसी व्यवस्था में लोग जो है या जनता राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होती है तो उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो लॉक से किस मामले में पूर्णतः प्रभावित है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है एकलवादी या अद्वैतवादी या फिर एकत्ववादी संप्रभुता का सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन ने एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसे एकलवादी, अद्वैतवादी या एकत्ववादी संप्रभुता कहा जाता है। और उसका मानना है कि संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में विद्यमान होती है जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं और वो स्वयं दूसरे की आज्ञा का पालन नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ऑस्टिन हैं। और यहाँ पर देखिए 4 विचारक हैं, बोदा, डुगवी, ऑस्टिन और हाब्स में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो आप जान लीजिए डुगवी। दोस्तों, डुगवी जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, जबकि बोदा, ऑस्टिन और हाब्स ये संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन ऑस्टिन दोस्तों संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक कानून या पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जॉन ऑस्टिन ने। और यहाँ पर देखिए GDH कोल, बोदा, लिंडसे और बेब्स में कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो आप जान लीजिए बोदा जो है संप्रभुतावादी विचारक है, जबकि कोल, लिंडसे और बेब्स ये बहुलवादी चिंतकों में शामिल हैं। और आप जान लीजिए कि ऑटो वान गियर्के यानी गियर्क, मेटलैंड ये बहुलवाद के जनक माने जाते हैं। GDH कोल, लिंडसे, डेवेनपोर्ट, बेब्स, लास्की, मैकाइवर ये सभी प्रमुख बहुलवादी विचारकों में शामिल हैं जो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंडसे, मेटलैंड, बोदा तथा ओटो गियरके में कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो उत्तर है बोदा। दोस्तों बोदा संप्रभुता का समर्थक है और लिंडसे, मेटलैंड और ऑटो वान गियरके ये बहुलवाद के प्रमुख विचारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। कारण है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो आप जान लीजिए कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका कारण ये है कि एकलवादी या एकत्ववादी विचारक ये मानते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च होती है, निरंकुश और निरपेक्ष होती है, क्योंकि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता होती है जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए विचारकों के नाम दिए गए हैं। जॉन ऑस्टिन, लास्की और ग्रोसियस में किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आप जान लीजिए, संप्रभुता के अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनरी मेन, बोदा, हाब्स और लास्की में कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? तो यहाँ पर आप जान लीजिए हेनरी मेन। हेनरी मेन ने दोस्तों ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, हेनरी मेन ने अपनी किस पुस्तक में ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की है? तो ये है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि हेनरी मेन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हैं डायसी। दोस्तों एवी डायसी ने विधि के शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की है? तो ये है डायसी। डायसी ने सबसे पहले राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने भेद या अंतर किया है? तो एवी डायसी द्वारा कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में किसने अंतर बताया है? तो एवी डायसी ने। और वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता को किसने विभेदित किया या किसने इन दोनों के बीच अंतर किया? तो एवी डायसी ने। ये प्रश्न कई बार आया है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने भेद किया है? एवी डायसी ने। और यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेटलैंड, क्रैब, दुर्खीम और हीगल में कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? तो आप जान लीजिए मेटलैंड, क्रैब और दुर्खीम ये संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से जुड़े हुए हैं, जबकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। अगला प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑस्टिन और हाब्स दोनों दोस्तों कानूनी संप्रभुता के प्रमुख विचारक हैं, जबकि कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर है ऑस्टिन को। और यहाँ पर देखिए सर्वव्यापकता, अस्थायित्व, अविभाज्यता और जनसंख्या में कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो जनसंख्या दोस्तों ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है, जबकि सर्वव्यापकता, अस्थायित्व और अविभाज्यता, इसके अलावा अदेयता और अपृथक्करणिता ये संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं हैं। और अगर आप महत्वपूर्ण तथ्य को समझने का प्रयास करें कि संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की जो विशेषताएं हैं उसमें ये है कि संप्रभुता पूर्ण होती है, ये सार्वभौम होती है, अदेय होती है यानी संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती, ये अस्थाई होती है और अविभाज्य होती है यानी संप्रभुता का बंटवारा या विभाजन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरंकुशता, विभाज्यता, अस्थायित्व और अनन्यता में संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो विभाज्यता जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है, क्योंकि संप्रभुता अविभाज्य होती है।
अगला प्रश्न है पूर्णता, अदेयता, सार्वभौमिकता और विभाज्यता में कौन एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो विभाज्यता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी और व्यापक में कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता आप जानते हैं अस्थायी होती है, अस्थायित्व इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसका कथन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि के द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो उत्तर है जीन बोदा। दोस्तों बोदा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधि का कोई बंधन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो आप जान लीजिए बहुलवादी सिद्धांत या बहुलवाद ये संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरोध स्वरूप प्रकट हुआ है और बहुलवाद का मानना है कि अन्य समुदायों की भांति राज्य भी एक समुदाय है और अन्य समुदायों को भी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अगर हम प्रमुख बहुलवादी विचारकों की बात करें तो लियो डुग्बी, ह्यूगो क्रैब, हेराल्ड जोसेफ लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, रॉबर्ट डेहल, एडी लिंडसे, रॉबर्ट एम मैकाइवर ये सभी प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं और बहुलवाद का प्रतिपादन करने का श्रेय ऑटो वान गियरके और एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड को जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में किसे माना गया है? तो उत्तर है बहुलवाद को। और बहुलवादी किस में विश्वास करते हैं? दोस्तों बहुलवादी नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी किसके पक्ष में है? तो आप जान लीजिए कि बहुलवादी राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में हैं। अगला प्रश्न है कौन से विचारक बहुलवाद से संबंधित हैं? तो आप जानते हैं प्रमुख बहुलवादी विचारकों में अर्नेस्ट बार्कर, लास्की और क्रैब शामिल हैं। अगला प्रश्न है देखिए बहुलवाद का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अनेकतावादी किस में विश्वास करते हैं? तो अनेकतावादी सांकेतिक अधिसत्ता या नाम मात्र की अधिसत्ता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है बहुलवादी किसको महत्व देते हैं? तो समूहों और संगठनों को, और उनका मानना है कि समाज में अन्य समुदाय और संगठन भी हैं जिनका महत्व है और इसीलिए बहुलवादी समूह और संगठनों को भी महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए जी.डी.एच. कोल, जॉन ऑस्टिन, अर्नेस्ट बार्कर और एच.जे. लास्की में से बहुलवादी विचारक कौन नहीं हैं? तो आप जानते हैं ऑस्टिन। दोस्तों जॉन ऑस्टिन बहुलवादी विचारक नहीं बल्कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? तो ये है कि ये निरंकुश है। अगला प्रश्न है डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड, रॉबर्ट डेहल और अरस्तु में कौन एक बहुलवादी विचारक हैं? तो आप जान लीजिए रॉबर्ट डेहल बहुलवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लास्की, बोदा, मैकाइवर और ऑटो वान गियर्क में संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो याद रखिएगा ऑटो वान गियर्क। दोस्तों संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सबसे पहले ऑटो वान गियर्के और मेटलैंड के द्वारा दिया गया था और इन्हीं को संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है? तो ये कथन लॉर्ड एक्टन का है, यानी पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है, विरोधी या समर्थक? तो उत्तर है बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है। अगला प्रश्न है संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है? तो आप जान लीजिए संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः विधिक यानी लीगल कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों बोदा, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन में किन दो के राजनीतिक दर्शन में ये मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो ये हैं हाब्स और रूसो। हाब्स और रूसो ने ये मत प्रतिपादित किया है कि समितियां जो हैं ये राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता किस में आरोपित होती है? तो उत्तर है विधि निर्माता निकाय में।
यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता विधि निर्माता निकाय में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि बहुलवादियों का मानना है कि दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य होता है। अगला प्रश्न है, क्रैब, हालैंड, गार्नर और डिग्वी में कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो ये है गार्नर। और अगला प्रश्न है, संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक कौन हैं? तो हालैंड, क्रैब और डिग्वी। यानी दोस्तों जो बहुलवादी विचारक हैं वो संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? तो आप जान लीजिए कि लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किस प्रकार की अवधारणा है? तो आप जान लीजिए लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, ये लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी या जो पीपुल सॉवरेनिटी दोस्तों ये मानता है कि लोग जो होते हैं वो राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक संप्रभुता किस में निवास करती है? तो ये जनता में निवास करती है। और आप देख लीजिए कि किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई है? तो डेविड ईस्टन ने। दोस्तों डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता किसकी विशिष्टता है? तो संप्रभुता राज्य की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस और गिलक्राइस्ट में कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो ये हैं जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो आप जान लीजिए लॉर्ड ब्राइस, रूसो और गिलक्राइस्ट ये सभी लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के प्रमुख समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, ये विचार किसका है? तो ये गैटेल का विचार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, ये किसने कहा है? तो ये लास्की का कथन है। और लास्की प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। इनका मानना है कि समाज संघीय है या समाज का ढांचा संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। और बहुलवादी विचारक आप जानते हैं राज्य के एकत्ववादी या एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के विरोधी हैं। इसीलिए इनका मानना है कि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए, ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, यदि अधिसत्ता या संपूर्ण संप्रभुता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ऐसा कथन किसका है? तो ये गैटेल का कथन है। दोस्तों यदि संप्रभुता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये कथन गैटेल का है। दोस्तों अवधारणा के रूप में अगर जो देखा जाए तो इसका संबंध हाब्स और ऑस्टिन से है, जो संप्रभुता को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, लेकिन कथन के रूप में इस कथन का संबंध जो है गैटेल से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। ये कथन किससे संबंधित है? तो एक विचारक है लीवर या लाइवर। इनका कहना है कि जिस तरह बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। ये लीवर का कथन है। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता को अपृथक्करणी बताते हुए किसने कहा है कि संप्रभुता राज्य और व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो आप जानते हैं दो शब्दों सुपर प्लस एनस यानी सुपर और एनस से मिलकर संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति या परम शक्ति होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सावर्निटी या सर्वसत्ता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो दो शब्दों सुपर और एनस से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ये कथन किसका है? तो ये बोंदा का कथन है और बोंदा ने सबसे पहले आधुनिक अर्थों में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया है और इसी कारण उसे प्रथम आधुनिक विचारक भी कहा जाता है। दोस्तों, संप्रभुता की कुछ अन्य परिभाषाओं को देख लेते हैं जो विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई हैं। ग्रोसियस का कहना है कि प्रभुसत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। बर्गेस का कहना है कि संप्रभुता जनता और जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। जेलिनेक के अनुसार दोस्तों, प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेश से बाध्य नहीं है। इसी तरह एक विचारक हैं ब्लैक स्टोन, इनका कहना है कि संप्रभुता वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। और बहुत ही आसान सी साधारण परिभाषा बिलोवी की है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये कथन बिलोवी का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधि का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। संप्रभुता की ये परिभाषा बोंदा द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। ये परिभाषा बोंदा द्वारा दी गई है। और देखिए, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता लॉक, रूसो, बोंदा और ऑस्टिन में से कौन है? तो ऑस्टिन विधिवादी या कानूनी सिद्धांत के या कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो ये सिद्धांत एकलवादी सिद्धांत है। एकलवादी सिद्धांत में राज्य की सत्ता को अनन्य, सर्वोच्च और असीम माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति किसके चिंतन में होती है? तो ऑस्टिन के। और देखिए, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि प्रभुता या संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन लास्की का है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा ये होगी या राजनीति विज्ञान के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, आर एस टोनी और एस जी हॉब्सन में कौन नागरिक संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित है? तो आर एस टोनी। दोस्तों, आर एस टोनी नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र और सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है? ये कथन लास्की का है। अगला प्रश्न है, किसका विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? तो ये लियो डिग्वी का कथन है जो कहते हैं संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा राज्य की अनिवार्य विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। ये कथन किसका है? तो ये आइजिया बर्लिन का कथन है। इनका कहना है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। कारण है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। और आप जान लीजिए कि जो मध्यकाल था उसमें संप्रभुता की अवधारणा इसलिए नहीं विकसित हो सकी क्योंकि मध्य युग में जो सामाजिक व्यवस्था था वो विकेंद्रीकृत और ईसाईपन के प्रभाव में थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने परिभाषित किया है कि प्रभुसत्ता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो ये ओपेनहाइम का परिभाषा है।
और देखिए एक परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संप्रभुता जो है ये एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। और ये राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, उसी तरह अर्ध संप्रभुता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों कैल्हन का कथन है। कैल्हन या इनको कैल्हाउन कह सकते हैं। वो कहते हैं कि संप्रभुता पूर्ण और अविभाज्य है। संप्रभुता को विभाजित करने का अर्थ है कई संप्रभुता को उत्पन्न करना। और इनका कहना है कैल्हन का कि जिस प्रकार से हम अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार आधे वर्ग अथवा उसी प्रकार विभाजित संप्रभुता को जो है कोई अस्तित्व नहीं है या संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आया है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। ये कथन किसका है? तो ये एडी लिंडसे का कथन है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आप देखिए कि निम्नलिखित शक्ति की विशेषताएं हैं। तो शक्ति जो है ये संबंधात्मक यानी सापेक्ष होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है और शक्ति स्थित जन्य होती है, ये निरपेक्ष नहीं होती है। तो शक्ति यानी पावर की विशेषताओं में ये था कि शक्ति जो है संबंधात्मक होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थितिजन्य होती है, शक्ति एकपक्षीय होती है, ये उसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि शक्ति का आकलन किसी दूसरे के शक्ति के सापेक्ष ही किया जा सकता है। निरपेक्ष रूप में शक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइनर रिवीजन नोट्स को पढ़ा। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।